नमस्कार साथियों। तो हम हिस्ट्री ऑफ भरतपुर पढ़ रहे थे, उसी संदर्भ में हमने कई लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं। आज आपका नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। महाराजा सूरजमल के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी है वो लेंगे। और महाराजा सूरजमल के युद्ध अभियानों के साथ साथ उनके सामाजिक जीवन, उनका शासक बनना, उनके मराठों के साथ संघर्ष, उनका मुगलों के साथ संघर्ष और उनका आंतरिक पॉलिटिक्स के साथ साथ उनका बाकी का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो पूरा लेक्चर सुने, ध्यान से सुने, और इससे आपको हिस्ट्री ऑफ भरतपुर को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम कई प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम एक विस्तृत जब लेक्चर पढ़ते हैं तो हमें उस शासक को समझने में काफ़ी मदद मिलती है और हमें उस विषय पर शासक के संदर्भ में या क्षेत्र के संदर्भ में हमारी समझ विकसित होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं महाराजा सूरजमल। सत्रह सौ छप्पन से लेके और 1763 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महाराजा सूरजमल जो हैं उनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वह है फरवरी 1707 को। इनका जन्म जो है वो कहाँ होता है? डीग क्षेत्र में होता है। भरतपुर बोलें डीग बोलें, बात एक ही है। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में होता है, ठीक है। इनका सर्वप्रथम नाम सुजान। रखा गया, ठीक है। इनका जो पहला नाम होता है वो क्या था? सुजान नाम था, काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने सुजान गंगा सुनी भी होगी। सूरजमल जो नाम है वो बाद का नाम है, प्रसिद्धि का नाम है, लेकिन जो मूल नाम है वो क्या है? सुजान है। इनके ऊपर सुजान चरित्र है वो भी लिखी हुई है, लेकिन वो आगे देखेंगे हम। इनका पहला युद्ध अभियान, इनका पहला युद्ध अभियान मांडू के विरुद्ध था। ठीक है। इन्हें बदन सिंह के शासनकाल में सैन्य संचालन की जिम्मेदारी मिली थी। इन्हें अधिकतर इतिहासकार बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र मानते हैं। ठीक है। तो इन्हें जो महाराजा सूरजमल को क्या माना जाता है, ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है, सबसे बड़ा जो पुत्र है वो माना जाता है। अब एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
उसके बाद इसको हटाएंगे। ठीक, अब देखिए जहाँ पे आज लोहागढ़ का दुर्ग जो है जो निर्मित है, इन्होंने 1733 में रुस्तम सोगरिया की गढ़ी पर आक्रमण किया। अच्छा, ये जो गढ़ी थी वो कहाँ पे थी? तो जहाँ पे आज लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है उसी जगह के पूर्व में जो है ये जगह है वो थी। तो आक्रमण किया जाता है, तो लिख लेना। लोहागढ़ दुर्ग के स्थान पर, ठीक है। ये जो दुर्ग था इसी दुर्ग के स्थान पर ये निर्मित थी। इसके बाद रुस्तम सोगरिया की गढ़ी पर आक्रमण किया जाता है और विजय प्राप्त की जाती है। बताते हैं ये विजय जो है वो 19 फरवरी 1733 को प्राप्त हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो फिर इस दुर्ग को टोटल बनने में कितना समय लगता है? तो इस लोहागढ़ दुर्ग को या भरतपुर का किला लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला इसको बनने में 8 वर्ष का समय लगा, ठीक है। 8 वर्ष का समय लगता है। कई जगह पर ये जो तिथि है ना, कौन सी वाली तिथि? ये 1733 वाली तिथि है, यही है। बल्कि ये जो है वो स्थापना की है। आप किसी चीज़ का निर्माण कार्य शुरू करते हैं ना, तो वो उसकी तिथि है, ना कि पूर्ण होने की। बन के पूर्ण जो है होने में इसको कितना समय लगा था? 8 वर्ष जो हैं वो लगे थे। ठीक, इसके बाद दुर्ग के आसपास तीव्र गति से मकान या कहें तो बसावट आरंभ होती है। तो भरतपुर में जो ये दुर्ग के आसपास जो मकान निर्मित हैं या दुर्ग के अंदर जो मकान निर्मित हैं, यही सबसे प्राचीन है भरतपुर में। बसावट आरंभ होती है, ठीक है। तो भरतपुर के अंदर 1733 के बाद ये जो बसावट है ये तीव्र गति से आरंभ होती है। चलिए, यहाँ पर आप लोग एक सुधार करना, ठीक, कि ये जो गढ़ी थी ना, ये गढ़ी, इस गढ़ी का निर्माण करवाया था रुस्तम सोगरिया ने ना। तो रुस्तम सोगरिया की गढ़ी पर आक्रमण किया था, लेकिन जब आक्रमण किया गया था तो इस पर अधिकार था खेमकरण जाट का। खेमकरण जाट, ठीक है। जो गढ़ी थी वो निर्मित करवाई गई थी रुस्तम सोगरिया के द्वारा। और जब इसको विजय प्राप्त की थी उस समय जो झगड़ा हुआ था वो खेमकरण के साथ हुआ था, रात्रि में हुआ था और आकस्मिक आक्रमण हुआ था, इसलिए इनको ज़्यादा संभलने का मौका जो है वो नहीं मिला। कई
इतिहासकार इसको लेके आपत्ति दर्ज करते हैं कि ये कौन सा तरीका था आक्रमण करने का। लेकिन आपको याद रखना है कि ये गढ़ी रुस्तम सोगरिया के द्वारा निर्मित करवाई गई थी, लेकिन जब इस पर आक्रमण हुआ था तो खेमकरण जाट इसको कंट्रोल कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, चलो अब देखो जय सिंह जो जयपुर का शासक था, तो जय सिंह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे, मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। ठीक है, आपने अगर पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, जय सिंह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। कोई बात नहीं, मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। और मैंने आपको पूर्व का जो लेक्चर था उसमें बताया था कि जहाँ जहाँ जय सिंह के अभियान हुए थे वहाँ वहाँ बदन सिंह सूरजमल के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियाँ भेजा करता था जय सिंह के समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है डीग की जो जागीर है वो किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो सवाई जय सिंह से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा 1942 में सवाई जय सिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सूरजमल शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें इनविटेशन आया था और इनविटेशन की तर्ज पर जितने भी जयपुर के सपोर्टर थे वो अधिकतर शासक इसमें शामिल हुए थे। तो ये पता चलता है कि जयपुर और भरतपुर के बीच में किस प्रकार मित्रतापूर्ण संबंध थे उस समय। इसके अलावा तुमको एक उदाहरण और देते हैं। 1948 में 1948 में बगरू के युद्ध में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था 1948 में, ईश्वरी सिंह के लिए सूरजमल ने सैन्य सहायता उपलब्ध कराई, सैन्य सहायता पेजी। ठीक है, स्वयं गए थे क्योंकि अभी इनके पिता जो हैं वो जिंदे थे। कब? 1948 में। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बदले में फिर क्या मिला? तुमको पता है कोई आदमी कोई काम करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको मिलता है। तो ईश्वरी सिंह को सपोर्ट दिया था, समर्थन दिया था 1948 में, शासक बनाने में समर्थन दिया था। इसके बदले में 1750 में ईश्वरी सिंह जो है वो मुग़ल जो बादशाह थे उनसे अपील करते हैं कि बदन सिंह जो हैं, सूरजमल जो हैं, इनको सम्मानित किया जाए, सम्मान दिया जाए। ठीक, तो स्टार बना के लिखो। में 1750 में ईश्वरी सिंह 1750 में ईश्वरी सिंह दिल्ली के मुग़ल बादशाह से राजा की पदवी, सम्मान जो है राजा की पदवी देने की सिफारिश करते हैं, तो याद रखना सबसे पहले ईश्वरी सिंह जो है यहाँ पहले सब बदन सिंह को सवाई सिंह के द्वारा दी जाती है, लेकिन अभी दिल्ली के सुल्तान नहीं, जो बादशाह होता है उसने इसको अभी अप्रूवल जो है वो नहीं दिया था। इसलिए
जो दिल्ली का बादशाह था अहमद शाह बहादुर, ये इसको 1750 में क्या देता है, राजा की उपाधि देता है। अहमद शाह बहादुर राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, डन डन। चलो अब आगे देखो, यहाँ ईश्वरी सिंह के प्रयत्न से इनको क्या मिल चुकी है, राजा की जो उपाधि है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पर एक संघर्ष और हो जाता है जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, चंदोस का युद्ध। चंदोस का युद्ध ये मुगल सेना जो है वो अलीगढ़ के क्षेत्र पर आक्रमण करती है, जिसमें अलीगढ़ के जो जागीरदार थे उन्होंने सूरजमल से मदद मांगी थी और उन्होंने हेल्प की थी। तो चंदोस के युद्ध में सूरजमल की वीरता देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुगल सेना के विरुद्ध जो युद्ध है ये होता है, मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, मतलब मुगलों के पक्ष में था, दोनों पार्टी मुगल थी, तो एक को तो सपोर्ट किया था और अलीगढ़ को जो है उसमें बचाव के पक्ष में रखा जाता है यहाँ पर। तो चंदोस का युद्ध जो है वो आपने देखा। लेकिन क्या होता है, 1748 में सफदर जंग जो है ये क्या बनता है, वजीर बनता है। और जब ये वजीर बना था तो इसने आदेश निकाले थे। क्या आदेश निकाले थे? आदेश ये निकाले थे कि जो सूरजमल के पास जो ज़मीनें हैं, जो जागीरें हैं, उनमें से अधिकतर जागीरें मुगलों की हैं, तो वो उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटा दे। वो सारी की सारी अवैध हैं और उन पर अतिक्रमण किया हुआ है। ये आरोप किसके थे? सफदर जंग के थे। तो सफदर जंग सूरजमल से मुगलों की जागीर वापस लौटाने की बात कहता है। ठीक है, तो ये जो बात है वो किसके द्वारा कही गई? सफदर जंग के द्वारा की जाती है। लेकिन तुमको लगता है कि यहाँ पर महाराजा सूरजमल जो हैं, उनकी जो जागीरें हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनको खाली करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध में क्या होगा? इसके विरुद्ध में सफदर जंग जो है ये कोई ना कोई अभियान भेजेगा या खुद आएगा और ये आक्रमण करेगा। और इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस समय भरतपुर रियासत के अधीन मेवात क्षेत्र आता था और उस मेवात क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सलाबत खां। सलाबत खां जो है ये मीर बख्शी था और इस अभियान का सेनापति था। को मेवात लूटने भेजा, को मेवात क्षेत्र लूटने भेजा। ठीक है, इन्होंने लूटमार की तो इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? इनके पास आती है। और जब इन्फॉर्मेशन इनके पास आती है तो ये यहाँ से सेना लेकर गए थे। और जब ये सेना लेकर जाते हैं तो इन्होंने क्या किया था? इनको परास्त कर दिया। कहाँ परास्त किया? सोवा चंद्र में। ठीक है, 1 जनवरी 1750 को सोवा रायचंद्र नामक स्थान पर किसको परास्त किया? सलाबत खां को। सलाबत खां को परास्त किया। ठीक है, तो सलाबत खां जो है ये युद्ध हार चुका है। और जब युद्ध हार जाता है तो क्या होता है? समझौता होता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में समझौता होता है, संधि होती है। और अब ये दोनों संघर्ष कर रहे थे और अब ये दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो इस में जो सलाबत खां युद्ध हार गया था, मीर बख्शी जो है वो हार गया था, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। तो सलाबत खां व
सूरजमल के मध्य समझौता हो जाता है। अब देखो दोनों के बीच में समझौता हो गया, अभी युद्ध चल रहा था और समझौता हो गया। अब समझौता यहाँ पे हुआ था, अब यहाँ एक दूसरी जिम्मेदारी जो है वो सूरजमल के द्वारा निभाई जाती है और यहाँ आपको अलग सपोर्ट करते दिखेंगे किनको, मुगलों को। ठीक है, वजीर सफदरजंग व सूरजमल ने मिलकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले विद्रोहियों पर आक्रमण किए। अब देखिए यहाँ तो आपको एक नई जानकारी और मिलेगी कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि जाट और मुगल जो हैं वो एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, बैटल लड़ रहे थे और सामने होते हैं अफगानी रोहिलखंड के लोग। इनके बाद फर्रुखाबाद और इनके आसपास के क्षेत्रों पर क्या किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो इस पूरा जो अभियान हुआ था, इस पूरे अभियान में सूरजमल जो है ये 15,000 सैनिकों के साथ शामिल हुआ था। ठीक है, और पठानों, फर्रुखाबाद और रोहिलखंड के क्षेत्रों के विद्रोहों को शांत किया। विद्रोह को क्या किया, दोनों ने मिलकर शांत किया था। सूरजमल जो है वो इस संघर्ष में 15,000 की सेना के साथ वजीर सफदरजंग जो हैं इनके साथ सहयोग कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने इनको सपोर्ट जो है वो उपलब्ध करवाया। पठानों को परास्त किया था, रोहिलखंड के क्षेत्रों में ये संघर्ष जो हैं वो हुए थे। अब देखो जैसे ही ये अभियान समाप्त होता है, जैसे ही ये आक्रमण जो हैं वो समाप्त होते हैं, इसका रिटर्न आता है लौटकर, इसका सहयोग करने का जो रिटर्न है वो आया था। और 1752 के बाद महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1752 के पश्चात, क्योंकि 1752 में ये संघर्ष जो हैं ये हुए थे। 1752 के पश्चात मुगल बादशाह के द्वारा सूरजमल को राजा वे एक मिनट, कुंवर बहादुर क्योंकि अभी ये शासक तो बने नहीं थे ना, तो शासक नहीं बनता तो वो राजा का बेटा क्या कहलाता है, कुंवर कहलाता है। क्या कहलाता है, कुंवर कहलाता है। तो इसलिए इनको क्या पदवी दी गई थी, कुंवर बहादुर की पदवी दी जाती है। ठीक है, सूरजमल को कुंवर बहादुर की पदवी व राजेंद्र की उपाधि दी गई। ये उपाधि है।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो जब ये घटना घटित हो गई, इसके साथ ये तो राजा का काम था पदवी देना, लेकिन जो वजीर है सफदरजंग, इन्होंने एक चीज़ और जो महाराजा सूरजमल को दी वो है मथुरा की सूबेदारी। वजीर सफदरजंग के द्वारा मथुरा की सूबेदारी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है, किसकी आती है? इतिहासकार हुए हैं यदु सरकार, का नाम आपने सुना होगा, सर यदु सरकार। ये क्या कहते हैं? ये मानते हैं कि यह जाटों के उत्कर्ष का प्रथम प्रयास था, मतलब सफल प्रयास था, का प्रथम सफल प्रयास। ठीक है, बहुत सारी ये लाइन जो है वो काफ़ी लंबी है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो सर यदु सरकार ये कहते हैं कि ये जाटों के उत्कर्ष का पहला कदम था, पहला प्रयास था। इससे पहले उन्होंने पैसा तो बहुत जोड़ लिया, धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अन्य राजाओं के द्वारा, ये आप लिख सकते हैं, अन्य राजाओं के द्वारा उन्हें सम्मान की दृष्टि से या राजा की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। जब यहाँ से इनको राजा की पदवियों में शामिल कर लिया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और यहाँ से सर यदु सरकार जो हैं वो इनको किस में रखते हैं? उत्कर्ष में रखते हैं और शासकों की श्रेणी में रखते हैं, इस सब कुछ हो जाने के बाद। ठीक है, ये लाइनें सर यदु सरकार की हैं। जाटों के उत्कर्ष का प्रथम सफल प्रयास था, या कदम था, या प्रयास था। चलिए, तो ये इतिहासकारों की कई बार लाइनें जो हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब देखो, यहाँ दिल्ली के अंदर गृहयुद्ध शुरू हो जाता है। सफदरजंग जो है और बादशाह के बीच में टसन हो जाती है, और सफदरजंग जो है वो विद्रोह कर देता है, और मार्च से लेकर नवंबर 1753 तक दिल्ली के अंदर विद्रोह चलता है। इस विद्रोह का फायदा जो है वो उठाया जाता है, और महाराजा सूरजमल जो हैं वो दिल्ली में लूटमार करते हैं। पुरानी दिल्ली जो है उसके क्षेत्रों में काफ़ी सघन लूटमार होती है, और इस घटना को इतिहास में जाटगर्दी के नाम से जाना जाता है। देखिए, मार्च से नवंबर 1753 के दौरान दिल्ली में विद्रोह होता है। विद्रोह होता है। सूरजमल ने इस विद्रोह का फायदा उठाया। इस विद्रोह का फायदा उठाया। वह पुरानी दिल्ली में जमकर लूटमार की। जमकर लूटमार की। ठीक है, और इससे कहते हैं कि इस लूटमार से दिल्ली में भय व्याप्त हो गया था। दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो है, इसमें लोग जो है वो परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे इन लूटमारों से। इसलिए इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जाटगर्दी के नाम से जानते हैं। इसे जाटगर्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को इतिहास में जाटगर्दी के नाम से
जाना जाता है। आपको बात समझ में आ गई? तो ये विद्रोह जो है वो भरतपुर के पक्ष में होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो धन है वो प्राप्त होता है। पुरानी दिल्ली जो है उसको लूटा गया था और काफ़ी मात्रा में धन जो है वो प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए, और जब ये विद्रोह चलता है तो बादशाह करेगा क्या? बादशाह अब मराठों को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? मराठों को आमंत्रण देगा। बिल्कुल ऐसे ही किया। बादशाह मराठों की मदद मांगता है, मराठों की मदद मांगता है। पेशवा ने रघुनाथ राव को भेजा। और जब ये सेना वहाँ मराठा क्षेत्र से निकल गई थी तो रास्ते में इस सेना में नर्मदा नदी पार करके मल्हार राव होलकर जो है, मल्हार राव जो है वो शामिल हो जाता है। आधे रास्ते से शामिल होता है। सेना जयपुर पहुंचती है। सेना कहाँ पहुंचती है? जयपुर पहुंचती है और जयपुर में लूटमार की गई। क्या की जाती है? जयपुर के क्षेत्रों में लूटमार की जाती है और जयपुर में लूटमार के बाद दोनों के, जयपुर और मराठों के बीच में, कछवाओं और मराठों के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और जब ये समझौता होता है तो इस समझौते के तहत एक धनराशि मराठों को दे दी जाती है और मराठों को जब धनराशि दे दी गई थी तो ये वापस लौट आते हैं। कहाँ लौट आते हैं? दिल्ली के क्षेत्रों की ओर। तो जयपुर ने कहीं कहीं जयपुर ने 12 लाख रुपए मराठों को दिए। ठीक है। अब जैसे ही जयपुर ने मराठों को पैसे दे दिए, याद रखना जितना मुगलों ने नहीं लूटा उतना मराठों ने लूटा था और समय समय पर आक्रमण हुए थे और संधि भी बहुत महंगी होती थी। तो 12 लाख रुपए मराठों को दिए। अब मराठे जाट क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। सूरजमल मराठों के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने इनका एक वजीर होता है। इनका क्या होता है? एक वजीर होता है और उस वजीर को ये क्या भेजते हैं? वार्ता करने के लिए भेजते हैं। इसलिए उन्होंने अपना वजीर नहीं, सॉरी, प्रतिनिधि, ठीक है, क्या नाम था उसका? रूपराम। ठीक है, रूपराम वार्ता हेतु मराठों के पास भेजा।
ठीक है। अब मराठा और इनके बीच में क्या होती है, वार्ता होती है। और मराठे कितने रुपए की डिमांड करते हैं, मराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं और वो डिमांड करते हैं 2 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की, 40 लाख रुपए तक तो सूरजमल ने सहमति दे दी थी कि भाई मैं 40 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। और प्रारंभ में जो मुगल जो वसूलते थे वो 10 लाख रुपए के आसपास था, तो 4 गुना अधिक 40 लाख पर सहमति हो गई थी। और कुछ तो ये कहते हैं कि ये बात 4 लाख से शुरू हुई थी और 4 लाख से शुरू होती होती 40 लाख पर सहमति बन जाती है। लेकिन मराठों ने 2 करोड़ रुपए मांगे। कितने, 2 करोड़। तो लास्ट की लाइन क्या थी, मराठों के पास भेजा 4 लाख से 40 लाख तक रुपए देने के लिए सूरजमल सहमत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। लेकिन मराठे 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, ठीक है। 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, इसलिए मराठों व जाटों में सहमति नहीं बनती। क्या नहीं बनती, दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती। कहाँ 4 लाख, कहाँ 40 लाख और कहाँ 2 करोड़। तो सहमति नहीं बनेगी तो क्या होगा, युद्ध होगा, है ना, बिल्कुल होगा युद्ध साहब। तो सहमति नहीं बनती, इसलिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। अब युद्ध हो गया तो जयपुर से जो सेना है वो कहाँ तक आ जाती है, डीग तक आ जाती है, कुमेर तक आ जाती है और यहाँ घेराबंदी शुरू कर देती है। मराठों ने डीग, कुमेर के दुर्गों पर हमले किए। और देखो यहाँ पर महाराजा सूरजमल जो हैं वो डिफेंसिव मोड में रहते हैं, बचाव के मोड में रहते हैं। दुर्गों पर हमले किए। कुमेर दुर्ग को मराठों ने घेर लिया और यह घेराबंदी 4 माह चलती है। और यह घेराबंदी कितने टाइम तक चलती है, 4 महीने तक चलती है, 4 माह तक चलती है, ठीक है। चलो अब देखो, जब ये घेराबंदी चल रही थी तो इस अभियान में कौन शामिल था, खांडेराव शामिल था। और खांडेराव जो है वो कुमेर के दुर्ग को घेर लेता है और 4 महीने तक, 1754 की बातें चल रही हैं, 4 महीने तक 1754 में ये घेराबंदी चलती है। उसी समय बताते हैं कि ये दुर्ग के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, करीब आ गया था। और उसी समय कुमेर के दुर्ग, आप उसको मानो, वहाँ से एक तोप उसकी ऊपर सिरे से रखी हुई थी, वहाँ से फायर किया जाता है और वो गोला आके किसको लगता है, खांडेराव को लगता है। और खांडेराव की 17 मार्च 1754 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। घेराबंदी के समय 17 मार्च 1754 को खांडेराव की गोला, ठीक है, गोला तोप का था, खांडेराव की गोला लगने से मृत्यु हो गई।
अब देखो मराठी बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे, क्यों? उनका ये लाल खो गया, बारिश खो गया, है ना, उनका होने वाला शासक भी हो सकता था, शासक बनता, तो वो खो गया। तो इस युद्ध से दोनों की स्थिति काफ़ी जटिल हो गई और संघर्ष जो है वो अब बदले की भावना में बदल गया। और बताते हैं कि मल्हार राव जो होता है वो प्रतिज्ञा कर लेता है, क्या कर लेता है? प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कुमेर को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की, क्या की? प्रतिज्ञा की। और बताते हैं कि यहाँ तक कि बदला लेने की प्रतिज्ञा नहीं की, कुमेर के दुर्ग को मिट्टी में बनाने की प्रतिज्ञा की, सूरजमल की गर्दन काटने की प्रतिज्ञा की और पूरी जाट रियासत को तहस नहस करने की प्रतिज्ञा की। और इसके बाद स्थिति जो है वो काफ़ी विकट हो जाती है। अब यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा सूरजमल की पत्नी थी, यहाँ दो रानियों के नाम आते हैं, एक आता है रानी किशोरी और एक आते हैं रानी हसिया। पप्पू सिंह प्रजापत कहते हैं कि रानी हसिया ने इसमें सहयोग किया था और अन्य इतिहासकार हैं रामवीर वर्मा कहते हैं कि इसमें रानी किशोरी ने सहयोग किया था, लेकिन आपको याद रखना है रानी हसिया या रानी किशोरी। मल्हार राव ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की, रानी हसिया, ठीक है, प्राथमिकता इसको देनी है। और एक इतिहासकार हैं जो वो किशोरी भी कहते हैं। रानी हसिया रानी किशोरी की सलाह पर एक प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजा जाता है? जयप्पा सिंधिया के पास भेजा जाता है, ठीक है। जयप्पा सिंधिया से वार्ता हेतु भेजा। और देखो यहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर थी, यहाँ मामला जो है वो काफ़ी टफ था, क्योंकि जयप्पा सिंधिया भी इन्हीं के आप लोग समझिए सपोर्टर था, फैमिली मेंबर था और इन्हीं का पक्षधर था। तो यहाँ इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा सूरजमल की ओर से जयप्पा सिंधिया के पास जब सेना भेजी जाती है, सेना नहीं प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, तो रानी की इसमें सलाह थी कि इसमें धन भेजा गया था, उपहार भेजे गए थे और निवेदन पत्र जो है वो भी भेजा गया था संधि करने के संदर्भ में कि तुम्हारी जो भी शर्तें हैं वो मान ली जाएंगी। वार्ता हेतु भेजा गया, ठीक है। और ये अपने साथ बताते हैं एक पत्र लेकर गए थे, ठीक है, जिसमें संधि का पत्र था, कुछ उसमें धन भी था और कुछ जो है वो सम्मान वस्त्र भी थे। क्या थे? सम्मान वस्त्र भी थे। कई इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल के साथ महाराजा सूरजमल की जो पगड़ी होती है ना, वो भी भेजी गई थी। ऐसा पप्पू सिंह प्रजापत अपनी किताब में दावा करते हैं कि सम्मान वस्त्र जो है उसके साथ महाराजा सूरजमल की पगड़ी भी भेजी गई थी, इसलिए उसको सम्मान वस्त्र कहते हैं, धन कहते हैं और पत्र कहते हैं, ठीक है। जब इतनी सारी बातें हो गई तो जयप्पा ने बिल्कुल इसमें दखल दिया। जयप्पा सिंधिया ने रघुनाथ राव को वार्ता हेतु कहा। वार्ता हेतु कहा क्योंकि सीधा तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि जयप्पा रघुनाथ राव के नेतृत्व में सेना गई थी, तो इसलिए रघुनाथ राव को कहा था। और जयप्पा सिंधिया ने रघुनाथ राव को कहा। रघुनाथ राव जो है वो किसको कहते हैं? मल्हार राव को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पिता ने अपना पुत्र खो दिया तो समझाना तो पड़ेगा। तो रघुनाथ राव जो हैं वो मल्हार राव को वार्ता हेतु बना लेते हैं, ठीक है। ये बहुत महंगी संधि होती है, ये जो है वो बहुत महंगी संधि हुई थी। और दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के मध्य समझौता होता है। क्या होता है साथियों? दोनों के बीच में समझौता होता है, संधि होती है। अच्छा, क्या संधि होती है?
पहली शर्त ये थी कि जो जाट हैं, इसको जाट मराठा संधि कहते हैं। पहली संधि ये हुई थी कि 30 लाख रुपए देने हैं, 30 लाख रुपए मराठों को देने हैं। दो लाख रुपए तुरंत देने हैं और बाकी के 50-50 हज़ार रुपये मासिक किस्त पर। ठीक है, मासिक जो किस्त है 50-50 हज़ार रुपये की, उसके हिसाब से देना है। 50-50 हज़ार रुपये की मासिक किस्त जो है वो बाकी के पेमेंट की जो है वो करनी है। इसके अलावा जो 2 करोड़ रुपए पहले किसको देने थे, मुगल बादशाह को देने थे, अब वो 2 करोड़ रुपए मराठों को देने हैं। बहुत महंगी संधि थी। 2 करोड़ रुपए मराठों को देने होंगे। बाप रे। ठीक है, 2 करोड़ रुपए किसको देने होंगे, 2 करोड़ रुपए जो है वो मराठों को देने होंगे। कितनी सारी गर्मी पड़ रही है, मराठों को देने होंगे। तो ये संधि संपन्न होती है। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके बीच में ना कुछ दिन के बाद एक और संधि हो गई थी। ये जो संधि है वो 18 मई 1754 को हुई थी। इसके बाद एक और संधि हो गई थी इनके बीच में अगस्त 1754 में। ये अगस्त 1754 का जो समझौता था, ठीक है, ये मई में हुई थी, मई 1854 में। और ये जो है वो अगस्त 1754 में हुई। समझौता में क्या कहा गया, समझौता की इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि जाट जो हैं वो मराठों का उत्तर में विरोध नहीं करेंगे, उत्तर में विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अगर उत्तर की तरफ आते हैं तो जाट जो है वो हमारा विरोध नहीं करेंगे। ये एक और समझौता इनके बीच में हो जाता है, जो कि इसके मूल संधि के 1 महीने के बाद हुआ था। इसमें जाटों को क्या मिलता है, देखो उसमें जाटों को भी बहुत कुछ मिला, महाराजा सूरजमल को भी इसमें बहुत कुछ मिला। इन्होंने कह दिया कि तुम भरतपुर की जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर तुम अधिकार कर सकते हो, जैसे कि आगरा पर तुम अधिकार कर सकते हो, अलीगढ़ पर तुम अधिकार कर सकते हो, होडल पर तुम अधिकार कर सकते हो, पलवल पर अधिकार कर सकते हो और अलवर दुर्ग पर तुम अधिकार कर सकते हो। और सूरजमल ने वही किया। इस प्रकार से एक प्रकार से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल गया था आक्रमण करने का। होडल, पलवल, आगरा, अलीगढ़, बल्लभगढ़ और अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग पर सूरजमल का अधिकार होता है। सूरजमल का अधिकार, ठीक है। अनुमति किसने दी थी, रघुनाथ राव ने। ये रघुनाथ राव ने कहा था कि तुम इन पर अधिकार कर लो, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। रघुनाथ राव। जैसे ही ये चीज़ें हुई थी तो मुगलों को तो दिक्कत होगी भाई, क्योंकि मराठा और जाटों के बीच में समझौता हुआ था, तो मुगलों को दिक्कत आई कि उन्होंने पूछा भाई तुमने ये सब क्यों किया, तो कहते हैं कर दिया तो कर दिया। उन्होंने कहा था हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो जो वजीर है, कौन, सफदर वजीर जो है वो इस बात से नाराज होता है और उसने एक आदमी को भेजा, नजीब खां को। किसको भेजा, नजीब खां को भेजा। ये आदमी का नाम आ गया, इसको तुम याद रखना है ना। नजीब खां को